नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश आईटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा अपन पढ़ रहे थे इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में बेटा पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्लिप के बारे में बताया था कि स्लिप क्या होती है, और उसके बाद बेटा मैंने बताया था कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, स्लिप का आपका परसेंटेज स्लिप कैसे फाइंड करते हैं, आपको फॉर्मूला बताया था, मैक्सिमम स्लिप कितनी होती है, आपको सब चीजें मैंने ये डिस्कस किया था। उसके बाद में रोटर फ्रीक्वेंसी को देखा था और रोटर स्पीड को देखा था अपन ने, ना, और उसके न्यूमेरिकल भी अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछला जरूर वीडियो आप देख लें। आज का जो अपना टारगेट है बेटा वो है रोटर को लेके अपन कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं जो रोटर पर टॉर्क लगता है, मतलब जो रोटर घूमता है तो उस पर कोई बल लगता है, वो बल कितना होता है, उस बल का फॉर्मूला क्या होता है, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो टॉर्क को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। ओके, तो बेटा चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ रोटर पर। आपका रोटर देखो बेटा, तीन प्रकार का अपन ने रोटर बना लिया है। एक तो स्क्वायर केज रोटर था, एक स्लिप रिंग था, एक आपका डबल केज स्क्वायर केज रोटर था। बात करता हूँ बेटा मैं, अगर एक रोटर बनाता हूँ, देखो अगर मैं एक रोटर की बात करूँ तो बेटा रोटर अपने को इस प्रकार का दिखता है आपको भी। यस सर, हमारा जो रोटर होता है वो इसी प्रकार का होता है, राइट। रोटर कैसा आपका इस प्रकार का रोटर होता है। और रोटर में बेटा क्या कटे होते हैं, आपको ये सब स्लोट कटे होते हैं। और स्लोट बेटा कैसे कटे होते हैं, तिरछे स्लोट कटे होते हैं। कैसे कटे होते हैं, तिरछे स्लोट कटे होते हैं, मतलब कि यहाँ से ये इस प्रकार के स्लोट कटे होते हैं, थोड़े तिरछे कटे होते हैं, ताकि चुंबकीय जकड़न ना आ जाए। जकड़न का मतलब बेटा यहाँ पर आपका स्टेटर और मैग्नेटिक के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो जाए, इसीलिए अपन तिरछे स्लोट काट देते हैं। और बेटा इसी में अपन क्या कर देते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं। किसी में चालक की छड़े रख देते हैं, किसी में अपन वाइंडिंग कर देते हैं। स्क्वायर केज में अपन क्या कर लेते हैं, छड़े रख देते हैं और एंड रिंग से उनको शॉर्ट कर देते हैं। स्लिप रिंग में अपन वाइंडिंग करके स्लिप रिंग से जोड़ देते हैं। ये चीजें आपको मैंने बता रखी है और आपने ये चीजें पढ़ भी रखी है और आपको आती भी है, मैं जानता हूँ इस चीज को। तो आगे चलते हैं, देखते हैं बेटा। यहाँ से अगर मैं वाइंडिंग करूंगा, इसी छड़ों में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, वाइंडिंग कर देता हूँ। मैं देखो ये लो वाइंडिंग कर रहा हूँ, ये बेटा मैंने क्या कर दिया, आपकी वाइंडिंग कर दी। जिस साथ ये वाइंडिंग आपने कर दी, तो मेरे को यूं बताओ, जब आप वाइंडिंग करोगे तो मेरे को यहाँ से ये वाइंडिंग करने के बाद में जैसे ही अपन इस पे वाइंडिंग करेंगे तो बेटा वाइंडिंग में आपका क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा और एक आपका इंडक्टर होगा। होगा कि नहीं होगा, मतलब एक रेजिस्टेंस होगा और एक आपका इंडक्टर होगा। तो मैं बात करूं कि रेजिस्टेंस, अगर मैं देखें एक बार कि यहाँ पर मैंने वाइंडिंग की है, तो वाइंडिंग अगर मैं रोटर की बात करूं तो रोटर में बेटा एक तो वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होगा और एक आपका क्या होगा, इंडक्टेंस होगा। होगा कि नहीं होगा, या आपको रिएक्टेंस होगा। यस या नो, आपको यस सर। मतलब जो रेजिस्टेंस है इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, ये मैंने लिखा R2। R2 का मतलब होता है रोटर का रेजिस्टेंस। और बेटा यहाँ से ये इंडक्टर है, इंडक्टर में जब धारा चलती है और इंडक्टर में धारा के मान में जो बाधा आती है उसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसे अपन दिखाते हैं j ओमेगा XL से। या आप डायरेक्ट लिखें XL2 से दिखा दिया। ये XL क्या है, ये रिएक्टेंस है, प्रेरणिक प्रतिघात बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, इसे प्रेरणिक प्रतिघात बोलते हैं। ये आपका होता है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि सबसे पहले आपका रोटर में, माना ये रोटर है आपका, इसमें कोई विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, EMF पैदा हो रहा है रोटर में, कितना हुआ, E2। आपको भी यस सर, कोई दिक्कत नहीं है तक, तो सभी बच्चों को समझ में आ रखा है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रोटर में देखो बेटा, टोपी लिखना कि रोटर में रेजिस्टेंस तो कितना हुआ, तो आपको भी सर R2 है। यस क्या नो, ये लो R2 रेजिस्टेंस है। अगर मैं बात करूं बेटा रोटर में प्रेरणिक प्रतिघात या रिएक्टेंस की बात करूं तो कितना होगा आपका, तो आपको भी सर XL2 होगा। ये रिएक्टेंस होती क्या है, इंडक्टर में जो धारा के मान में बाधा होती है वही आपकी रिएक्टेंस होती है। अगर मैं बात करूं कि बेटा कि इस सर्किट में आपके दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, एक तो ये रेजिस्टेंस आ रहा है, एक ये रेजिस्टेंस आ रहा है। मैं बात कहूं कि इस रोटर में मतलब दो चीजें आ रही है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करना चाहूं, मतलब टोटल आपका रेजिस्टेंस अगर मैं फाइंड करना चाहूं, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है वो ध्यान से सुनना। आपको एक चीज पता है कि आपने एसी फंडामेंटल पढ़ भी रखा है। एसी फंडामेंटल में अपन कहते हैं जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है रियल पार्ट। कौन सा होता है, रियल
पार्ट मतलब रियल भाग है ये। और जो होता है ये वाला आपका रिएक्टेंस, ये होता है इमेजिनरी मतलब काल्पनिक भाग होता है। कौन सा होता है बेटा? काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या इमेजिनरी और रियल डायरेक्ट जुड़ सकता है क्या? तो आपको भी सब कभी नहीं जुड़ सकता। अपने को क्या करना पड़ेगा? इनका सदिश योग करना पड़ेगा, मतलब वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो बेटा अगर मैं बात करूं कि इस सर्किट में अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं, या फिर मैं बात करूं कि रोटर में टोटल रेजिस्टेंस, जिसे अपन इंपीडेंस के नाम से जानते हैं, प्रेरित प्रतिघात के नाम से जानते हैं। चलो अपन देखते हैं यहाँ से। तो आप नेक्स्ट एरो डाल के लिखे, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान से सुनना। रोटर में या ध्यान रखना, ऐसा भी कह सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस, या फिर आपके वर्ड आ सकता है रोटर में इम्पीडेंस। क्या? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को बेटा जेड से दिखाते हैं। अगर आपका जेड पूछ ले, इम्पीडेंस पूछ ले रोटर में, मतलब इम्पीडेंस का मतलब ये है कि टोटल प्रतिरोध आपका किसका? रोटर का। तो मेरे को यूं बताओ कि यार रोटर में R2 रेजिस्टेंस है, XL2 है, दोनों आपकी इमेजिन, आपका एक इमेजिनरी एक रियल है, तो डायरेक्ट जुड़ता नहीं है। तो Z का वैल्यू क्या आएगी आपके? तो रूट लगाना बेटा, और रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर। ये आपका क्या निकल के आ गया? रोटर का टोटल रेजिस्टेंस के दो या फिर इम्पीडेंस के दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि रोटर में EMF कितना होता है, तो आपको भी सर E2 होता है। यस या नो? अगर मैं यही बात करूं कि रोटर में करंट कितनी होगी, तो रोटर में करंट निकालनी है मेरे को, तो करंट देखो, रोटर में करंट I2। अब रोटर में करंट देखो, विद्युत वाहक बल आपको इस रोटर का पता है E2 है, रेजिस्टेंस पता है आपको, टोटल कितना है इसका रेजिस्टेंस, तो आपको भी सर Z है। तो E2 में मैं Z का भाग दे दूंगा तो करंट निकलेगी नहीं निकलेगी रोटर की, तो आपको यस सर। तो बेटा I2 इक्वल मैंने लिखा E2 अपॉन Z। अब Z का मान क्या है, तो आपको भी सर ये रहा। तो यहां से मैंने लिखा कि I2 इक्वल आपका हो गया E2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर, तो वो भी किसमें? रूट में। तो बेटा रोटर की जो करंट है वो ये होगी। ये सिंपल है ना, कोई हार्ड नहीं है। आपको अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना आ गया तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो? रोटर करंट फाइंड कर सकते हो। तो आपको भी यस सर। आगे अपन बात करें इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं, वो होता है Z। अब बेटा आपका रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, रिएक्टेंस बोले इसको, रिएक्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस आपका Z से निकलता है, क्योंकि इन दोनों का अपन क्या करना होता है? सदिश योग करना होता है, वेक्टर योग आपको करना होता है। ओके, तो यहाँ तक आप नोट करें, उसके बाद अपन आगे की ओर मूव करते हैं। आगे कुछ चीजें और देखते हैं, जल्दी से नोट करें। अभी आपको मैंने दो चीजें बताई हैं, एक तो रोटर में टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, और आपका रोटर में टोटल आपकी करंट कितनी होती है। ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, जल्दी नोट करें बेटा इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपने नोट भी कर लिया होगा। वीडियो को बेटा पुश कर लें या स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, आगे चलें। आगे बेटा अपने पास क्या पूछा सकता है, और तो अपने पास पूछ सकता है और चीज क्या पूछेगा वो देखें। ये फॉर्मूले याद रखना, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे बेटा जब टॉर्क पढ़ेंगे ना बड़े काम आएंगे, आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में से पूछे जाते हैं। अभी अपने पास क्या पूछेगा, नेक्स्ट लिखो, रोटर का पावर फैक्टर। अब देखो बेटा, रोटर का अपने को पावर फैक्टर निकालना है, और पावर फैक्टर को किससे लिखते हैं, तो आपको सर हम cos फाई से पावर फैक्टर को लिखते हैं। पावर फैक्टर का फॉर्मूला भी बेटा मैंने पहले भी आपको बता रखा है, क्या होता है, तो आपको सर रोटर का पावर फैक्टर निकालना है, तो रोटर का रेजिस्टेंस बेटा टोटल रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दो, हमारा पावर फैक्टर निकल के आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, तो आपको ये सर आएगा। तो यहाँ से मेरी बात सुनेगी, तो जो cos फाई है, अब देखो बेटा यहाँ से क्या हुआ, ये आपका cos फाई है कि नहीं है, तो आपको भी सर cos फाई है। R2 की वैल्यू बेटा मैंने आपको बता रखी है कि R2 की वैल्यू आपकी क्या होती है। तो अभी अभी मैंने बताई कि जो R2 की रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस है तो R2 तो R2 ही रहेगा रोटर का रेजिस्टेंस। Z की वैल्यू बेटा मैंने अभी आपको कैलकुलेट कराई कि Z होता है आपका टोटल रेजिस्टेंस या फिर Z2 कहते हैं तो रोटर का टोटल रेजिस्टेंस। तो Z2 कितना था बेटा, तो आपका R2 का स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर और किसमें रूट में था, तो लिखा आपको भी ऐसा। तो ये वैल्यू बेटा मैं Z की ये वैल्यू मैंने निकाल रखी है, मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। तो मेरे पास देखो क्या आ गया, R2 का स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर और वो किसमें रूट में। तो बेटा रोटर का पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, तो ये हो गया। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? तो बेटा ये बिल्कुल सिंपल चीजें थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। बेटा ये चीजें अगर आपको याद है आप निकाल सकते हो। तो बेटा मोटर में टॉर्क बड़े इजीली आप डिफाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, कैसे उसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं वो चीजें मैं सारी आपको सिखाने वाला हूं। आप यहां तक नोट करें। अब अपन देखेंगे टॉर्क। आपको फॉर्मूले कौन कौन से याद रखने हैं अभी मैं दोबारा लिखा देता हूं कि बच्चों को ज्यादातर वो चीजें याद रखनी होती है आपको कि जो काम में आने वाली है ना। तो मैं वही चीजें यहाँ पर आपको नोट करवा देता हूँ जो आपके काम में आने वाली है। आप यहाँ तक एक बार नोट कर लें। तो देखो बेटा आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला, एक तो ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात सुनना, दूसरी बात आपको I2 करंट निकालनी याद रखनी है। I2 कैसे निकली थी? A2 बटा R2 का स्क्वायर XL2 का स्क्वायर, ये आपकी रोटर करंट निकली थी, ये आपको याद रखनी है। ओके, इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। ये 2 फॉर्मूले हो गए। और तीसरा फॉर्मूला आपको देखो बेटा, अगर ये याद है तो तीसरा फॉर्मूला अपने आप आपको याद हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला कैसे देखना है? तीसरा फॉर्मूला होता है Z2 का। Z2 का क्या होता है? R2 का स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर और इसमें रूट में। ये 3 फॉर्मूले याद रखना बेटा। तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके अगर ये 3 फॉर्मूले याद हैं, कुछ भी याद नहीं करना, ये अगर आपको 3 फॉर्मूले याद है तो आप टॉर्क बड़े अच्छे से समझ पाओगे। बड़ा इजीली तरीके से आपको टॉर्क मैं समझा दूंगा। आप इन 3 फॉर्मूलों को याद रखें तो कर लो बेटा, ये तो सिंपल है। आगे अपन चलते हैं, मैं थोड़ी सी और बातें करता हूँ आपका कि अब अपने टॉर्क क्या होता है, एक मोटर में टॉर्क क्या होता है वो अपन डिस्कस करते हैं। चलो बेटा नोट हो गया ना ये 3 फॉर्मूले आप याद रखना। आगे हेडिंग डालो टॉर्क। अब आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा टॉर्क को। अब टॉर्क का एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, टॉर्क बड़े अच्छे से समझोगे। देखो बेटा टॉर्क होता क्या है, पहले तो देखते हैं टॉर्क है क्या बोला। हिंदी में टॉर्क को बोलते हैं बल अघूर्णन। क्या बोलते हैं? बल अघूर्णन। तो यहां से आप हेडिंग डालें टॉर्क। हिंदी में क्या बोलते हैं? बल अघूर्णन। टॉर्क होता क्या है पहले तो सुनना। जो मोटर होती है, मोटर में बात करें बेटा, देखो ये आपका एक स्टेटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ये अपना क्या है? स्टेटर है। ये मैंने बनाया स्टेटर। ये हो गया अपना स्टेटर। स्टेटर को कौन सी सप्लाई दे रहे हो आप? 3 फेज सप्लाई दे रहे हो। कौन सी? R, Y, B। और स्टेटर पे आपकी 3 फेज वाइंडिंग है, होती है कि नहीं होती? तो आपको ये सर हमारे स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग होती है। अलग तरह से दिखा देते हैं वाइंडिंगों को। तो स्टेटर पे मैंने 3 फेज वाइंडिंग डाली है। और कितने डिग्री की होती है ये? आपको बेशक 180 डिग्री की 3 फेज वाइंडिंग है। 3 फेज सप्लाई आप दे रहे हो तो आप क्या कहोगे कि सर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है स्टेटर में? बिल्कुल होता है। बात करें बेटा थोड़ा सा आगे की, इसके अंदर होता है आपका रोटर। ये क्या है अपना? रोटर। घूमने वाला भाग क्या होता है? रोटर होता है।
जी रोटर पर भी बाइंडिंग होती है, सभी को पता है। ये लो बेटा, मैंने रोटर पर भी आपकी वाइंडिंग कर दी। ओके, ऐसा मत सोचना सर 4 कैसे कर दिया। अरे बेटा 4 नहीं है, 3 फेज बाइंडिंग है। रोटर पे अपन ने बाइंडिंग कर दी है। अब मेरे को यूं बताओ कि ये आपका रोटर है और ये आपका स्टेटर के जो बीच की दूरी है, ये जो बीच में गैप रह रहा है, इसे बोलते हैं एयर गैप। क्या बोलते हैं बेटा? एयर गैप बोलते हैं। इस एयर गैप में आपका चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा। इस एयर गैप में क्या घूमता है? चुंबकीय फ्लक्स घूमता है। और ये चुंबकीय फ्लक्स किसका है? आप कहोगे सर ये स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स है, जिसकी स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड। ये है अपना स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स है कि नहीं है? जिसकी स्पीड में घूमता है आपका सिंक्रोनस स्पीड में ये आपका रोटेट करता है। जी यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब मेरी बात सुनना कि यार ये जो अपना स्टेटर रोटर है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है और ये घूमना चालू हो जाता है। तो बेटा इस रोटर पर आपका कोई ना कोई तो बल लगा होगा, कुछ ना कुछ तो आपका क्या लगा होगा, इस पे बल लगा होगा जो घुमाने का काम कर रहा है। तो आपको भी यस सर लगा तो होगा। जो बल लगता है घुमाने के लिए उसे ही अपन टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। तो अपन आम भाषा में टॉर्क को क्या समझेंगे? अपन आम भाषा में इतना याद रखना है, घुमाव बल को ही टॉर्क कहा जाता है। ओके, तो यहां से नोट करके लिखें कि घुमाव बल को टॉर्क कहा जाता है। घुमाव बल को टॉर्क कहा जाता है। अब देखो बेटा कोई भी चीज घूमती कैसे है वो समझाता हूं। अपने पास ये है रोटर, इस रोटर की यहां से लेके ये हो गई रेडियस, ये परिधि है। कोई परिधि पे आपका बल लगा यहां से, ये बल लगे। जो टॉर्क होता है वो क्या होगा? F × R होगा। अब बेटा देखो ये कोई मेरा रोटर है, मेरे को इसको क्या है कि इसको यूं घुमाना है, यूं घुमाना है। अब देखो बेटा ये यूं क्यों घूमेगा? मेरा जो ये रोटर था, मैंने इसके यहां से बल लगाया, तो ये बल जो मैं लगा रहा हूं इस अंगुली से, ये बल कहां पर लग रहा है? इसके सेंटर पर लग रहा है। तब जाके ये क्या कर रहा है? आपका रोटेट कर रहा है। ओके, तो इसी प्रकार अगर मेरी ये कोई डिस्क है, ये मैंने क्या मानी? डिस्क मान लो, रोटर मान लो, बात लीजिए बेटा, ये मानी डिस्क है जिसपे आपका यहां से बल लगा, तो सेंटर पे बल लगेगा, इसी को अपन टॉर्क कहेंगे। तो बेटा यहां से T = F क्या है आपका? बल, ये लो बल, × R क्या है? त्रिज्या। बेटा अगर मैं इसकी यूनिट देखना चाहूं तो देखो बल की यूनिट क्या होती है? तो आपको सर न्यूटन × त्रिज्या की मीटर। तो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये पूछा जाता है कि आपके टॉर्क की यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन × मीटर होती है। क्या होती है? न्यूटन × मीटर होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां तक नोट करेंगे। ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन आपका टॉर्क का। अब अपन लेके चलूंगा मैं कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क, 2 प्रकार के अपन टॉर्क पढ़ने वाले हैं। एक होता है स्टार्टिंग के समय टॉर्क, एक जब मोटर आपकी चल जाएगी उस टाइम आपका टॉर्क क्या होने वाला है। दोनों को फुली डिटेल से देखेंगे अपन। आप बस मेरे साथ बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहें। ओके, तो यहां से अपने पास क्या हुआ कि जो टॉर्क मिला अपने को वो क्या मिला है कि बल × त्रिज्या कहते हैं। तो वो अपने पास टॉर्क होता है न्यूटन × मीटर से, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके भैया, आगे अगर मैं थोड़े से आगे की बात करूं तो आगे ले चलता हूं बेटा थोड़ा सा आपको कि ये तो आपको नॉर्मल डेफिनेशन थी टॉर्क की, और टॉर्क की आपको मैंने यूनिट बताई न्यूटन × मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन चले कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क की अगर मैं बात करता हूं
किसके 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क। तो वो देखते हैं, आगे हेडिंग डालो 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा बेटा देखना। 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क। देखना जी, 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है। आपको एक चीज याद रखनी है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क, नोट कर लीजिए बेटा एक बार, 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क TS प्रोपोर्शनल होता है आपके आर्मेचर करंट के, फ्लक्स के और आपका रोटर के पावर फैक्टर के। मतलब जो आपका यहां पर जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इसके एक तो बेटा I2 पे डिपेंड करेगा, एक इस फ्लक्स पर डिपेंड करेगा और एक इसके पावर फैक्टर पर डिपेंड करेगा। cos phi के प्रोपोर्शनल होता है। किस किस के दोबारा देखना, I2 का मतलब होता है आपका रोटर करंट के, phi मतलब फ्लक्स और cos phi2 का मतलब आपका रोटर के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अभी अपन ने बेटा थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि जो आपकी I2 होती है, I2 होती है, कैसे निकाल रहे थे उसको मैंने बोला था बेटा कि आप फॉर्मूले को याद जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या था I2 का, तो आपको सर E2 बटा में R2 का स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर और ये इसमें रूट में। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि बेटा मैंने पावर फैक्टर का भी बताया था आपको, पावर फैक्टर क्या होता है, cos phi क्या होगा आपका R2 बटा ब्रैकेट में सॉरी रूट में R2 का स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर। ये आपको पता है चीजें होती है। I2 इक्वल ये है कि नहीं है, तो आपको भी सर होती है। cos phi2 की वैल्यू ये होती है कि नहीं होती, तो आपको भी ये सर अभी हमने फाइंड की है, क्या होती है R2 का स्क्वायर प्लस XL2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बेटा जो आपका रोटर में रिएक्टेंस होगी, रोटर में रेजिस्टेंस होगा, उनका अपने को क्या करना है, सदिश योग करना है। इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पर आपका रूट डाला था, आपको ये चीजें समझा रखी है। यही वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं, यही वैल्यू अगर मैं क्या करता हूं इस फॉर्मूले में पुट करूं, I2 और cos phi2 की वैल्यू पुट करता हूं, तो बेटा मेरे पास स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क आ जाता है। तो मैंने यहां से देखो बेटा क्या किया कि IS प्रोपोर्शनल, IPS का मतलब होता है स्टार्ट टॉर्क, S का मतलब स्टार्टिंग, प्रोपोर्शनल I2 की वैल्यू क्या है, तो आपको सर ये रही। तो मैंने लिखा बेटा E2 बटा में R2 का स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर और किसमें ये है रूट में। फिर बेटा देखो इनटू है, इनटू लगाया, फाई है, फाई लगाया, इनटू लगाया, cos phi की वैल्यू क्या है, तो आपको सर ये रही। तो ये क्या होती है बेटा R2 बटा में रूट में R2 का स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर है कि नहीं है, आपको भी यस सर। अभी मेरे को बताओ कि अब जब अपन ने रूट वाली संख्या का मैथ में भी आपने पढ़ा होगा कि जब रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट आपका क्या हो जाता है, हट जाता है। तो बेटा यहाँ से रूट आपको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे आप, रूट हट जाएगा। तो TS प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, A2 phi R2 इन दोनों को साथ में लिखा तो क्या हो गया आपका R2 का स्क्वायर, क्योंकि रूट से आपका रूट का कैंसिल हो जाएगा, तो R2 का स्क्वायर XL2 का स्क्वायर ये बच गया। यस या नो, आपको भी यस है। बेटा आपका जितना ज्यादा ये फ्लक्स होगा, जितना ज्यादा ये फ्लक्स होगा उतना ज्यादा इस रोटर में आपका A2 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो आपका A2 होता है वो फ्लक्स A2 के बराबर होता है। आप phi को A2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक तो लिखोगे नहीं सर, क्योंकि आपका जो फ्लक्स के कारण तो A2 पैदा होता है ना। तो TS इक्वल प्रोपोर्शनल हो गया आपका A2 का स्क्वायर, क्योंकि phi के क्या मैंने क्या पुट कर दिया, A2 पुट कर दिया R2 अपॉन
R2 का स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर। अभी मैंने माना कि मेरी जो सप्लाई वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, तो सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट अगर नियत होगी तो आपका A2 भी क्या पैदा होगा, कांस्टेंट पैदा होगा। तो यहां पर एरर चूंकि डाल लेते हैं, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है जिससे A to B कांस्टेंट होगा। तो मतलब A2 आपका कांस्टेंट है, तो मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं PS प्रोपोर्शनल R2 बटा R2 का स्क्वायर XL2 का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है। अब जल्दी से इसको नोट करें, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क निकल के आया है वो आपको पता चला होगा क्या निकल के आता है और किस प्रकार से निकल के आया है। तो आपका T प्रोपोर्शनल R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस XL2 होता है। यहां से अगर मैं समानुपाती का निशान हटाता हूं तो बेटा कांस्टेंट आता है K, जिसे आपका बोलते हैं टॉर्क कांस्टेंट। आपकी किताब में फॉर्मूला जो दिखेगा वो दिखता है TS बराबर K R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है, और चीजें कुछ भी आपको याद नहीं रखनी है। इस टॉर्क में स्टार्टिंग टॉर्क यही याद रखना है, बाकी की चीजें आपको नहीं याद रखनी है। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला बताएं, आप बस बेटा यही बताएं। इन चीजों से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको वैसे एक तो ये इक्वेशन याद रखनी है और एक आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे की ओर मैं बात करूं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको अधिकतम टॉर्क प्राप्त करना है। आपको क्या करना है, अधिकतम टॉर्क प्राप्त करना है, तो आप कैसे प्राप्त करोगे वो अपने को देखना है। तो कंडीशन पूछ लेता है बेटा कई बार मैक्सिमम टॉर्क की, तो मैक्सिमम टॉर्क की अपन कंडीशन देखते हैं। तो देखें बेटा मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन, ध्यान से सुनते रहना बेटा, अच्छी चीजें हैं। अभी बेटा प्रारंभिक टॉर्क आपने देखा, प्रारंभिक टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया इसका, ये वाला आ गया। डिपेंड किस पे करता है, इन पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। अभी आपको टॉर्क में दो इक्वेशन याद रखनी है, ये दोनों। ओके, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं दोबारा लिख देता हूँ इनको बेटा, और कंडीशन लिखवा देता हूँ आपको। मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त करने की क्या कंडीशन होती है, और बहुत बार एग्जाम में भी आ रखी है आपके, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे मैंने लिखा कि डायरेक्ट अगर आपको याद करना है, 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क TS से लिखते हैं, या फिर मैं इधर यहां लिखता हूं बेटा, TS बराबर K R2 रोटर रेजिस्टेंस बटा रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर, रोटर रिएक्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, और आपसे पूछें कि स्टार्टिंग टॉर्क डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है आपका रोटर की करंट पे, फ्लक्स पे और रोटर के पावर फैक्टर पर आपका डिपेंड करता है। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इतनी सारी आपको कैलकुलेशन याद नहीं रखनी है। वो कैसे निकलता है बेटा, मेरा काम होता है बताना, क्योंकि बेटा आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, या फिर कोई बच्चा पूछ लेता है सर निकला कैसे, तो बेटा निकालना आपको मैंने सिखा दिया है। सिंपल था निकालना भी, आप इन दोनों को याद रखें, नहीं तो बेटा निकालना भी आपको मैंने बता दिया है। ओके, आगे चले। कई बार बेटा क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको, स्टार्टिंग मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन, स्टार्टिंग के टाइम में मैक्सिमम टॉर्क है, प्राप्त करना है अपने को, मैक्सिमम टॉर्क लेके आना है स्टार्टिंग के टाइम, घुमावबल ज्यादा रखना है, तो क्या कंडीशन होती है। तो
तो आपको याद रखना है कि इन जो नीचे संख्या दी है इन दोनों को बराबर कर दो, मतलब R2 बराबर कर दो XL2 के, मतलब रोटर रिएक्टेंस और रोटर रेजिस्टेंस अगर बराबर हो जाता है तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम प्राप्त होता है। क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क अगर मैक्सिमम प्राप्त करना है तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? XL2 कर दो, मतलब R2 क्या है आपका यहाँ पर, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये है आपका रोटर रेजिस्टेंस, ये है रोटर रिएक्टेंस। अगर आपने बराबर कर दी तो आपका मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको टॉर्क में बेटा स्टार्टिंग टॉर्क में ये इतनी बातें ही याद रखनी है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। ओके, तो जल्दी से यहाँ तक नोट करें, फिर अपन आगे की ओर मूव करते हैं। अब अपन थोड़ा रनिंग टॉर्क के बारे में बात कर लेते हैं। जी, रनिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करता है आपका? ओके, तो यहाँ तक नोट करें, फिर अपन चलते हैं रनिंग टॉर्क पे। तो चलें बेटा रनिंग टॉर्क की बात कर लेते हैं। ये तो था स्टार्टिंग के टाइम आपका, जब मोटर आपकी क्या नहीं थी, स्टार्ट नहीं थी, होने वाली है स्टार्ट, उस टाइम की बात है। अब मोटर आपकी चल रही है, अब मोटर क्या कर रही है? चल रही है, तो क्या होगा? रनिंग टॉर्क क्या होगा वो बात कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग टॉर्क था। तो टॉर्क आपके दो प्रकार के पढ़ने होते हैं मोटर में, स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क। तो आगे देखिए बेटा आपका रनिंग टॉर्क। आगे हेडिंग डाले बेटा स्टार्टिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग टॉर्क। अब देखो बेटा मोटर रनिंग टॉर्क। अब बेटा अपन रनिंग टॉर्क की बात करें तो रनिंग के टाइम, स्टार्टिंग के टाइम तो स्लिप का मान 1 होता है, तो स्लिप की वैल्यू अपन ने ली नहीं थी। रनिंग के टाइम आपकी स्लिप की वैल्यू कम होती है, जिससे आपका विद्युत वाहक बल रोटर का घट जाता है, जिससे आपकी रोटर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, रोटर की रिएक्टेंस आपकी कम हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रनिंग के टाइम, रनिंग के समय मोटर की स्लिप कम हो जाती है, जिससे रोटर EMF, रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर पावर फैक्टर प्रभावित होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा कोई काम ही नहीं था, स्लिप तो आपकी 1 थी, पर रनिंग के टाइम आपकी स्लिप क्या हो रही है? कम होती जाती है ना। स्टार्टिंग के टाइम पे आपकी स्लिप 1 होती है। ओके, ये बता भी रखा है। तो मेरे को यूं बताओ, अगर मैं बात करूं, देखो बेटा फॉर्मूला वही है कि आपको करना क्या है, पहले देखना है रोटर रेजिस्टेंस। इसका ऐसे ना लिखिए बेटा, ऐसे लिखो रनिंग के समय रोटर रेजिस्टेंस। रनिंग के टाइम आपका रोटर रेजिस्टेंस क्या होता है? तो बेटा रनिंग के टाइम भी रोटर रेजिस्टेंस आपका R2 होगा। अगर मैं बात करूं रनिंग के समय रोटर रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस प्रभावित होती है, और रिएक्टेंस क्या हो जाएगी आपकी? XL2 होती है। S क्या है बेटा? यहाँ स्लिप है, ये S क्या है? ये आती है स्लिप। ये XL2 क्या है? ये रिएक्टेंस। ओके, स्टार्टिंग के टाइम तो ओनली रिएक्टेंस कितनी थी? XL2 थी। रनिंग के टाइम S और जुड़ जाता है। ओके, यहाँ पर मैं बात करूं रनिंग के समय EMF रोटर में, तो कितना होगा? SE2 हो जाएगा। और स्टार्टिंग में कितना होता है? ओनली E2 होता है, बाद में स्लिप आ जाती है। ओके, तीसरा अगर मैं बात करूं रोटर पावर फैक्टर,
तो रोटर पावर फैक्टर क्या हो जाएगा आपका cos phi 2 बराबर r2 बटा में r2 का स्क्वायर प्लस xl2 का स्क्वायर। रनिंग के टाइम बेटा फॉर्मूला तो वही रहता है, बस आपका क्या रहता है s जोड़ने लग जाता है। ये बातें ही आपको याद रखनी है। ओके, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहाँ पर रनिंग के टाइम रोटर करंट I2 निकालना हो तो I2 क्या हो जाएगा SE2 बटा में R2 का स्क्वायर XL2 का। बेटा आप एक काम करें, इसको ब्रैकेट में बंद करें, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के ऊपर आपकी स्क्वायर S का स्क्वायर ये ठीक है ना। तो ये आपको अगर बातें याद है, देखो स्टार्टिंग के टाइम कुछ नहीं है, रनिंग के टाइम कुछ नहीं है, स्टार्टिंग वाली कंडीशन है, बस बेटा एक स्लिप का फंक्शन ऐड हुआ है। रिएक्टेंस के साथ में आपको स्लिप ऐड करनी है, ईएमएफ के साथ में स्लिप को आपको मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं है। रोटर में बेटा वही फॉर्मूले है, बस एस एस लगाना है, जहां पर एक्स आर एक्स एल आर रिएक्टेंस के साथ में एस लगा दो, काम बढ़ गया आपका, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कितना होता है और किन किन पे डिपेंड करता है। चलो यहाँ तक नोट करें, फिर अपन देखते हैं आगे। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो रनिंग के टाइम अपने को टॉर्क देखना है। चलिए हटा दें बेटा इसको, तो देखें, हटा देता हूँ। चलो देखें, अब अपन देखते हैं रनिंग के टाइम जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है। ये सिंपल थे बेटा, एस एस लगाना है, पहले जैसे फॉर्मूला है, कोई हार्ड नहीं है, सिंपल चीज है। ये मोटर है, इस मोटर में अपने क्या करना है, मोटर चल रही है, सप्लाई अपन ने दे रखी है, विद्युत बाउल सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। जैसे ही रनिंग टाइम आएगा तो बस आपको इतना याद रखना है, आपको क्या याद रखना है इसमें कि जो E2 होगा वो SE2 पैदा होगा और रिएक्टेंस होगी वो होगी XL2 SXL2 प्राप्त होगी। ओके, और सब चीजें वही है। देखो अभी कैसे, अभी मैं बात करूं कि जो आपका TR इस पर रनिंग टॉर्क है, प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर्मेचर करंट के फाई के cos फाई 2t। तो बेटा देखो रनिंग के टाइम की बात कर रहा हूं तो TR प्रोपोर्शनल 5 I2 कितना निकल के आया, तो आपको कैसा E2 SE2 बटा में R2 का स्क्वायर SXL2 का स्क्वायर, ये निकल के आया हमारे पास रोटर करंट। फ्लक्स तो बेटा कांस्टेंट रहता है 5, पावर फैक्टर कितना निकल के आया, तो आपको कैसा R2 बटा में R2 का स्क्वायर ब्रैकेट XL2 का स्क्वायर, या आपको भी यस सर लिख करके आया बेटा, रूट मिल रहा है इस पे रूट अलग जाए, ठीक है ना। ये लो, अगर उस पहले वाली इक्वेशन में मैंने रूट नहीं डाला है तो बेटा उस पर रूट डाल देना, ठीक है ना, गलती हो गई होगी, मैंने लगाया नहीं। चले आगे मैं बात करूं बेटा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो साथ में संख्या नंबर इन सारों को साथ में एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका SE2 5 R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर, क्योंकि बेटा रूट से रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट आपका हट गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही बेटा मैं यहाँ पर समानता निशान करता हूँ, आता है K, तो SE2 5R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि अगर अपना E2 बराबर होता है 5 के, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको कि P बराबर KSE2 का स्क्वायर, 5 हट गया तो E2 आ गया, R2 अपॉन R2 का स्क्वायर XL2 का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये है रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला। इसका है तो आपको इसका रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला है जी। आपको कुछ याद नहीं रखना, ये रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना है। रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला आता क्या है। अब कई बार एग्जाम में यूं पूछ लेता है कि आपके रनिंग टॉर्क को मैक्सिमम प्राप्त करना है, रनिंग कंडीशन में अगर मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त करना है तो कंडीशन क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कंडीशन तो आप याद ही रखना, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है।
देखो रनिंग के टाइम पूछ रहा है ना, तो एस जुड़ेगा, ठीक है ना, और कंडीशन तो वैसी है। तो यहां से लिखा रनिंग के समय मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन क्या होगी, R2 बराबर XL2 होगी। मतलब पहले देखो स्टार्टिंग के टाइम क्या थी, एक S नहीं आ रहा था, और रनिंग के टाइम क्या गया आपका S, मतलब स्लिप आ जाती है। तो यहां से आपको सभी को पता होगा ये R2 क्या है, ये है रोटर रेजिस्टेंस, और ये आपका S क्या है, S होता है आपका स्लिप, और XL2 क्या है, रोटर रिएक्टेंस। ये मैक्सिमम कंडीशन होगी जी। आपको इसमें दो फॉर्मूले याद रखने के लिए, और एक आपका मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त करने की कंडीशन। तो आपका रोटर पर जो टॉर्क लगेगा, ये रोटर घूमेगा रनिंग के टाइम, किस पे डिपेंड करेगा, आपका स्लिप पे डिपेंड करेगा, ईएमएफ पे डिपेंड करेगा, रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। इन तीन चीजों पे आपका टॉर्क ये डिपेंड करेगा कितना घुमावपन यहाँ पर आपका पैदा होता है। तो आई होप आपको स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्रॉपर्ली तरीके से नोट्स बनाएं और अपने क्वेश्चंस करके देखें, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ओके, तो मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।